प्रोफेसर डॉक्टर आर के खंडाल जी को प्रयोगशाला पैमाने से व्यावसायिक पैमाने पर विचारों के रूपांतरण के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर आर के खंडाल रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के कई समूहों का नेतृत्व करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर आर के खंडाल जी से आधुनिक ग्राम विकास के विषय में उनके विचार। हमारे बीच में खंडाल साहब हैं। मुझे खंडाल साहब का मार्गदर्शन हमारी संस्था को स्नेह मिलता रहा है, इनका आशीर्वाद मिलता रहा है, स्नेह मिलता रहा है। संस्थान के साथ लोग जुड़े हुए हैं। वो पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में 10,000 के लगभग हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि गांव से पलायन ना हो जी। और श्रीमन, आपने अभी पीछे जो वेबिनार हुआ था गूगल पर मीट पर जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसमें आपने स्वयं कहा कि अपनी जड़ को मत छोड़ो। जी जी। आपने तो कहा कि जन्मभूमि से जुड़ कर के रहो, साथ में स्थिति तो ये हो कि जब आपका अंतकाल आए तो उन्हीं जड़ों की तरफ वापस चले। जी जी जी। श्रीमन, ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जल जीवन हरियाली मिशन जी, यह जो आपके पूरे संदर्भ से निकल करके आता है, उस पर थोड़ा और विस्तार से बताएं और यह हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारे संस्थान में शामिल लोग किस तरह से जल संरक्षण को और बढ़ावा दें जी, और साथ में हरियाली मिशन को और जी 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 जी। थैंक यू मिश्रा जी एंड थैंक यू श्रीमान कोले जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस अपने पूरे जो यज्ञ है, आपका महायज्ञ है देश के उत्थान के लिए और आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है गाँव का, उसके उत्थान के लिए जिस प्रकार से आप लोग कार्यरत हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्य के लिए जोड़ा। मैं बेसिकली विश्व में, देश में, भांति भांति के स्थानों पे, संस्थानों में बहुत काम किया है जीवन में, लेकिन सदा मेरे काम में एक बात रही कि गांव कभी नहीं छूटा। और उसका कारण ये है कि भारत एक देश नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। अच्छा, ये जो सभ्यता है ये बाकी सभ्यताओं से कंप्लीटली भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि और इसीलिए चूंकि ये भिन्न है, इसलिए बाकी सब सभ्यताएं समाप्त हो गई। आज के दिनांक में आप देखो कि कोई भी पुरानी सभ्यताएं जिनको हम बोलते हैं दिस सिविलाइजेशन, दैट सिविलाइजेशन, दे ऑल फिनिश। द ओनली सिविलाइजेशन दैट इज डूइंग गुड, ग्रेट एंड किकिंग इज हिंदू सिविलाइजेशन एंड द रीजन फॉर दैट इज हिंदू संस्कृति। अच्छा, हिंदू संस्कृति का मूल आधार क्या है? हिंदू संस्कृति का मूल आधार है स्वावलंबन और ग्रामीण स्वावलंबन, ग्रामीण आत्मनिर्भरता। जब सबसे पहले अंग्रेजों ने जब यहाँ पे आधिपत्य अपना जब जमाना चाहा, तो मकौले ने पूरा सर्वे किया देश का, और सर्वे करके उसने गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को जो रिपोर्ट भेजी, उसका जो मेन प्रियम्बल था, उसमें यह था कि यदि इस देश को आप अपने अंडर, अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो इनकी सभ्यता की जड़ों पे चोट करनी होगी। और जब उसने ये बात कही कि सभ्यता की जड़ों के बारे में जब उसने विवरण दिया, तो उसने बताया कि यहाँ का प्रत्येक गांव स्वावलंबी है और एक गांव दूसरे गांव में तभी जाता है जब बहुत कोई इमरजेंसी हो, नहीं तो स्वयं स्वावलंबी है। पंचायतें, यहाँ की ग्राम पंचायतें इस प्रकार की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था हो, अर्थ की व्यवस्था हो, सामाजिक कार्यक्रमों की व्यवस्था हो, सारी की सारी ये स्वावलंबी है। तो इनका स्वावलंबन समाप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? ब्रिटिशर्स को ये उसने कहा कि हमको ये करना होगा कि गांव का व्यक्ति शहर पे निर्भर हो जाए। जिस दिन गांव का व्यक्ति शहर पे निर्भर हो जाएगा, ये भारतीय संस्कृति को हम चोट पहुंचा पाएंगे और इनको नियंत्रण कर पाएंगे। और उसने पहला पहलू जो दिया उसमें ये था कि ये जो भाषा है, इनको अंग्रेजी की तरफ लिया जाए और ये सोचा जाए कि भारतीय जो है बंगला, उड़िया, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, भोजपुरी, ये उसको लगे कि ये निम्न स्तर का है
और अंग्रेजी यदि वो बोले तो उच्च स्तर का है। तो जो सबसे पहला जो आपकी संस्था की बात जो मुझे प्रभावित करती है वो ये है कि आप जो वहाँ गांव में जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं। पास्ट में, भूत में वो सक्षम थे, लेकिन ये सारे जो आक्रांताओं का और जिसमें ब्रिटिशर्स भी इंक्लूडेड हैं, इन्होंने वो सिस्टम ब्रेक कर दिया, तो उनकी जो क्षमताएं हैं वो क्षीण हो गई पुरातन में, मतलब समय के साथ वो अंतराल में वो क्षीण हो गई। तो आप लोग उसको पुनः स्थापित कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग ये है कि हम कुछ भी लेके नहीं आए थे और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। ये गीता का सार है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो आज आपका है वो कल आपका नहीं था, और जो आज आपका है वो कल आपका नहीं रहेगा। तो इन जो नेचुरल रिसोर्सेस आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो और धन अर्जित करने के लिए कर रहे हो, और जो पूरी संस्कृति आप अर्थशास्त्र की तरफ ले जा रहे हो, तो हमारे पूर्वज जो संत और ऋषि और मुनि और ब्रह्म ऋषि थे, उनका एक ही पाठ था समाज को बताने का कि आप अर्थशास्त्र के स्थान पे मोक्ष शास्त्र पे फोकस करो, क्योंकि मानव योनि में जो जन्म होता है वो 84 लाख योनि के पश्चात मिलता है व्यक्ति को, और जब 84 लाख योनियां आप क्रॉस करके आते हैं तो आप समझिए कि यदि आप मोक्ष नहीं पाते हैं तो पुनः आप 84 लाख योनियों के सर्किल में जाते हैं। तो आप जो काम कर रहे हो वो लोगों को सक्षम बना रहे हो, और लोग जो सक्षम बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि मिनिमम नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज का। अब जो रिसोर्सेज, अब जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे गांव में फॉर एग्जांपल कुएं का पानी 20-25 हाथ पे था, आज 250 हाथ पे हो गया। अभी कल परसों की रिपोर्ट थी कि इधर पूरा जो एरिया है जो एनसीआर का है, यहाँ नोएडा में जहाँ हम आज खड़े हैं, नोएडा में लगभग 10 या 12 मीटर डाउन आ गया पिछले 5 वर्ष में जल स्तर। जो कुएं का पानी जो एक लेवल पे था वो आज नीचे 10 मीटर नीचे चला गया, प्री मानसून और पोस्ट मानसून में। प्री मानसून में वो ऑलमोस्ट 15 मीटर है और पोस्ट मानसून में 10 मीटर है। अब वो उस लेवल पे लाया जाए कि उस जल स्तर को 10 मीटर पे लाया जाए, वो तभी संभव है जब हम गाँव में लोगों को ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए बोलेंगे, ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए सक्षम बनाएंगे कि जिसमें मिनिमम वाटर फुटप्रिंट हो। वाटर फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट, ये दो एक ऐसे सस्टेनेबिलिटी के मेन आयाम और मेन पहलू हैं जिनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके हमको रियली फोकस करना है। अब जो आप लोग आदिवासियों के साथ काम कर रहे हो, आदिवासी और ग्रामीण लोग, एक तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है तो इनको ज्ञान नहीं है। देखिए, हमारी संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति को गांव है, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान है। अब लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बंगाल। अब बंगाल इतना संस्कृति में इतना उच्च स्तर का है कि वो एक अकेला ऐसा राज्य, बंगाल, आसाम, वो इंक्लूडेड त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट है, वो इतना सांस्कृतिक चेतना के पैमाने पे अग्रणी है। वो आप देखिए जिस प्रकार से वहाँ यात्राएं होती हैं, दुर्गा पूजा में यात्राओं में किस प्रकार से युवाओं की प्रतिभा निखर के आती है। तो भले ही वो स्कूल ना गए हों, भले ही वो कॉलेज में ना गए हों, लेकिन आदिवासी और वो गांव के लोग ऑलरेडी सांस्कृतिक रूप से अपनी संस्कृति में, घर में उनकी शिक्षा इस प्रकार से होती है कि वो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। तो यदि हम उनको बताएं, अच्छा ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान सिंपल आता है। पीपल को भी हम देवता मानते हैं, बरगद को भी हम देवता मानते हैं, हम सारे पशु पक्षियों को देवता। ये अपने आप में एक ऐसा ज्ञान है जो आज की शिक्षा नीति में कहीं मिलता ही नहीं। प्रत्येक भारतीय नाग देवता की पूजा कर रहा है, गौ माता की पूजा कर रहा है, उसके लिए महिषासुर भैंस भी उसके लिए पूजनीय है, उसके लिए कौवा भी पूजनीय है। आप देखिए किस प्रकार से श्राद्ध पक्ष आता है। श्राद्ध पक्ष जीवन से लेकर मृत्यु का पूरा जो काल चक्र है, इसका पूरा ज्ञान हमको हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के थ्रू मिल जाता है। तो जो बंगाल की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, इंक्लूडिंग आदिवासी, वो ऑलरेडी ज्ञानी है। प्रत्येक दिन एक पर्व है। आप देखिए, एकादशी एक पर्व है, नवमी एक पर्व है, दशमी एक पर्व है, प्लस त्योहार हैं।
कोई ऐसा समय नहीं, आप देखिए दिवाली चली गई तो छठ पूजा आ गई, छठ पूजा आ गई तो और स्टार्ट कंटिन्यू रहता है। अब फिर होली आ जाएगी, होली के पहले के फेस्टिवल, थ्रू आउट 365 डेज पूरा पर्व के रूप में हम लोग जीवन जीते हैं। और जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल है, जिसको पूरे विश्व को समझना चाहिए, वो ये है पंच महाभूत वाला। देखिए क्या होता है कि हम लोगों की भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पंच तत्वों का ये शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा। ये किसी भी संस्कृति में नहीं है। हम लोग आजकल बात करते हैं पूरा COP 26, COP 27 जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं कि साहब क्रेडल टू ग्रेव। हमारी संस्कृति में तो ग्रेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारी संस्कृति में अंत्येष्टि का कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए कितना बड़ा ज्ञान है, इसको अब कई वर्ष लगेंगे ये समझने में पूरे वेस्ट वर्ल्ड को कि कितना महत्वपूर्ण है ये इस प्रकार से अंत्येष्टि का जो कॉन्सेप्ट है कितना इम्पोर्टेंट है। और ये धीरे धीरे अब पूरा विश्व इसको समझने लग जाएगा। तो मैं जो बात बता रहा था वो ये था कि जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आदिवासियों के साथ काम कर रही है, और कॉलेज के साथ जो 10,000 पूरी युवा फोर्स है, वो कुछ भी कर सकती है, उनको केवल सक्षम बनाना है। तो 4-5 एरियाज हैं जिनमें मैं चाहता हूँ कि फोकस हो, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ जब से मैं जुड़ा हूँ कि उन्हीं एरियाज में काम हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके पास लोग हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में काम करने के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करें? तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबिलिटी का प्रोजेक्ट है मेरे विचार से वो है हनी बी कीपिंग। देखिए बी कीपिंग से क्या है, आप कितने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हनी तो एक है, लेकिन हनी के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे वैक्स है, बी वैक्स है, बीज वैक्स है, और ये नेचुरल वैक्स है जो बहुत अच्छे प्राइस लाता है, और कॉस्मेटिक्स फार्मास्यूटिकल्स में जिसका उपयोग है। तो बहुत सारे केमिकल्स भी आप जो डेली यूसेज के उसमें बी कीपिंग से आप बना सकते हैं। और जो बी कीपर्स हैं उनमें कुछ ऐसा और सब कुछ नेचुरल है, तो कुछ इतना इन्वेस्टमेंट का, इतना कॉस्ट का भी नहीं होता, और आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो नेचुरल मिलते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भारतीय हनी का उसकी सबसे अधिक मांग है। वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल चाइनीज़ हनी बैंड है, बिकॉज वो लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ हनी बी कीपर्स एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते। तो पूरा विश्व ये कहता है कि हमें हनी इंडिया का ही चाहिए। अच्छा, दूसरा यहाँ के जो फ्लावर्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ये ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे फ्लावर्स से हनी बीज जो हैं वो अच्छे क्वालिटी का शहद देते हैं आपको। तो एक तो ये एरिया था मेरे विचार से जिस पे फोकस होना चाहिए। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट का। बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ एस्टेब्लिश हो सकती हैं, जैसे जो बंगाल के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे किस प्रकार से वेरियस काइंड्स ऑफ जो वहाँ के जो एरिया के जो फेमस फूड प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ प्रोसेस किए जाएं, तो फूड प्रोसेसिंग है। और दूसरा है हॉर्टिकल्चर का। देखिए आयुष प्रोडक्ट्स, यदि हम आयुष प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे तो वो इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप देखिए आज से हजारों वर्ष पूर्व भारत में आते थे वेस्टर्नर्स, तो किस प्रकार से वो किस लिए आते थे? काली मिर्च, लौंग, वो ऐसे प्रोडक्ट, इलायची, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आते थे, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए आते थे। तो हमको हॉर्टिकल्चर एक ऐसा एरिया जिस पे आदिवासियों को सक्षम बनाना है कि किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर आयुष प्रोजेक्ट्स में किए जाएं, सो दैट उनको वैल्यू फॉर मनी मिले और उनका उत्थान हो। जो अगली बात है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो कोले साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, रिसर्च सेंटर्स में हो रहा है, वो रिसर्च, उसके बेनिफिट्स इनकी ऑर्गेनाइजेशन को मिले, ग्रामीण क्षेत्र को मिले, जिससे रिसर्च जो लेबोरेटरी में हो रही है उस लेबोरेटरी की रिसर्च को कैसे हम लोगों के, समाज के उत्थान, समाज के उपयोग के लिए ला सकें, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फोकस है। और इन सब बातों के साथ मैं समझता हूँ कि प्रगति जरूर हुई है जब से हम मिले हैं।
और ये फास्ट पेस पे गाड़ी चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉलेज जी के मार्गदर्शन में और मेरा तो जितना भी निमित्त वो जो यज्ञ में मेरी आहुति जितनी भी निमित्त है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस आहुति को दूं और आपका ये महायज्ञ सफल हो। मिश्रा जी के आशीर्वाद से मैं आपके साथ जुड़ा और प्रोफेसर पीबी शर्मा जी ने मुझे कॉल किया और जोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आपने किशन पाल जी को अपने साथ ले लिया। ये एक ऐसे युवा इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं बेसिकली क्वालिफिकेशन में, लेकिन ये समाज के अग्रणी हैं क्योंकि किसान भी हैं बेसिकली। तो इनको जोड़ के आपने बहुत अच्छा किया और इनके थ्रू और इनके तत्वावधान से जो आप ये प्लान कर रहे हो कि वहाँ पे गौशाला बनाई जाए, ये सबसे अच्छा आपकी सोच है। देखिए, गौशाला का हमारी संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि आप एक गाय पाल लीजिए, फिर गाय आपको पालेगी, आपके वंशों को पूरे मोक्ष मिलेगा, वंश आने वाले वंशों में भी। तो गाय पालना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और कौन गाय पालते थे? ब्राह्मण लोग, जो उच्च श्रेणी के लोग थे वो गाय पालते थे, क्योंकि बाकियों की हिम्मत भी नहीं होती थी गाय पालने की। और जिस प्रकार से गाय का ध्यान रखा जाए तो वो रखते थे। अभी क्या है कि समाज पूरा समझ गया है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि बेस्ट तरीके से उनका ध्यान रखा जाए। और बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां से बहुत सारा स्मगलिंग गाय जो है स्लॉटर हाउस में बंगाल में जाता है। ओके, इतना स्मगलिंग होती है गायों को व्हीकल्स में स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, जब वो एक ऐसी एज में आ जाती है कि दूध नहीं देती, तो लोग उसको स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। तो आई थिंक मेरे विचार से गाय जो है जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा आपको देती है। और अगर मैं डिटेल एनालिसिस आपको बताऊं कि कितना गाय मूत्र देती है, कितना गोबर देती है, और उसकी आप एनालिसिस पे जाओ, तो आपको यूरिया प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो कृषि है वो उत्तम श्रेणी की होगी, क्योंकि आप नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। गाय के गोबर में ही वो सब मिलेगा, गाय के मूत्र में वो मिलेगा। बहुत सारे पेस्ट हैं जो किल किए जा सकते हैं गोमूत्र से, और आपको पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होगी। तो कॉस्ट फार्मर का कम होगा और आपकी उपज भी अच्छी होगी। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है। और दूध तो मिलेगा ही जब गाय आप पालेंगे, और आपको आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का, बिकॉज गौ माता तो देवी हैं, वो तो माता हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपने सोचा है। और उसमें उदाहरण है हमारे पास, पथमेड़ा का उदाहरण मैं सबको देता हूँ। पथमेड़ा में जहाँ लाखों गायें, एक साधु महात्मा ने 1-2-3 गायों से स्टार्ट किया और आज लाखों गायें हैं। यज्ञ होता है इवनिंग में, और आप गए हैं रमेश बाबा की गौशाला में, तो गए ही आप। यहाँ नोएडा में भी बहुत अच्छी गौशाला है, उनका कार्यक्रम था। इनफैक्ट लास्ट वीक मुझे उन्होंने बुलाया था। उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था कि बछड़े और बछड़ियों के साथ आप बच्चों को लाएं और घुमाएं। मैं जा नहीं पाया था उस कार्यक्रम में, लेकिन बेसिकली ये है कि जो गौशाला का कार्यक्रम है, ये मेरे विचार से बहुत उच्च स्तर की सोच है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अवसर दिया और मैं सदा आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो भी मेरी योग्यता के अनुसार जो भी हो सकता है मैं पूरा करूँगा। प्रोफेसर खंडाल साहब ने अपना मार्गदर्शन संस्था के लिए दिया, अपने विचार रखे, और सही है कि जिन जिन प्रकल्पों के बारे में उन्होंने चर्चा की कि हम लोगों को इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और हमारी संस्था को इन प्रकल्पों पर काम करना चाहिए। श्रीमान, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में हम सही तरीके से काम करेंगे। और जो कुछ भी आपका स्वप्न है ग्रामीण विकास का, चलो गाँव की ओर, यह एक संकल्प है बहुत बड़ा। नारा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जो भावना है आदरणीय खंडाल साहब की है कि हम लोग फिर से अपनी गांव, अपनी जड़ों से जुड़े, जो कुछ भी हमारा पुरातन था उस पर गर्व करें, उसको सहेज करके रखें। आक्रांताओं ने जिस तरह से उन्हें नष्ट करने के, बर्बाद करने का प्रयास किया है, हम अपनी खोई हुई, नष्ट की हुई गरिमा को, सृष्टि को फिर से पुनर्जीवित करें, फिर से उन समृद्धियों को प्राप्त करें और अपनी गाँव और अपनी जड़ों से जुड़ें। इसके संबंध हम इसी मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी संस्था आदरणीय सोवन कोले साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ती रहेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑफ्टन लोग ये समझते हैं कि साहब बंगाल में राम भक्त नहीं है। ओके, उनका ये मिसकॉन्सेप्शन है। भगवान राम का बंगाल से कितना संबंध है, ये तो आप इसी बात से समझ लीजिए कि कपिल मुनि का आश्रम आपके यहाँ बंगाल में है ना। और कहाँ राजा सगर तो पूर्वज थे भगवान राम के। राजा सगर के 60,000 बेटे
जो मोक्ष पाए वो वहीं जाके कपिल मुनि आश्रम में ही जाके पाए। तो कितना संबंध है। और प्लस जो स्थान दुर्गा माँ का स्थान है जिसकी पूजा करके भगवान राम ने रावण पे अटैक किया, नवरात्रे करके तप किया, है ना। तो दुर्गा के वो भक्त थे। तो इतना अच्छा संबंध है और बहुत अच्छा होगा। और हमारे पंडित जी मिश्रा जी हैं, ओके, ये तो बिल्कुल भगवान परशुराम के एरिया से आते हैं। तो आपका बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट होगा। और युवा साथी हमारे जो कृष्णपाल जी हैं, ये आपके पूरा मीडिया वगैरह को अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। आपके जो प्रयास हैं, देखिए आज कलयुग में प्रयासों को लोगों तक पहुंचना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो प्रोजेक्ट अच्छे से होगा, इसकी मैं पूरी आशा करता हूं और आप लोगों को सब शुभकामनाएं देता हूं। आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।